आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार दोस्तों, शुरू हो चुका है प्राइम डिबेट। मैं हूं संजय राजन। जाहिर सी बात है, पहले चरण के मतदान को लेकर आज चुनाव का शोर थम सा गया है, लेकिन सारे सियासी दलों ने पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जाहिर सी बात है, मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि लोकतंत्र का यह महापर्व है और हम आज पहले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो सबकी निगाहें होंगी पहले चरण के मतदान को लेकर, जो 19 अप्रैल को होना है। 102 लोकसभा सीटों के पहले चरण के मतदान की आज प्रचार का दौर थम सा गया है। अमूमन सारे सियासी दलों ने अपने पाले में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें करने के लिए पूरा दमखम लगा दिया। हालांकि आपने देखा कि यूपी समेत इन 102 लोकसभा सीटों पर सबसे ज़्यादा रैलियों का शोर भारतीय जनता पार्टी खेमे से देखने को मिली। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो रैलियों को लेकर अर्धशतक तक लगा दिया है। यूपी में ही हर दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3-3 जनसभाएं की, बुद्धिजीवी सम्मेलन किया, जनता को मोदी की गारंटी का साथ देने की अपील की। वहीं देर से ही सही समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती, जाट बेल्ट में प्रभार रखने वाली राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने भी चुनावी मंच से जमकर विरोधियों को ललकारा है। दोस्तों, बिहार में तेजस्वी यादव ने तो अब तक 47 जनसभाएं कर ली, जिससे परसों होने वाले 4 सीट भी शामिल है। उत्तराखंड में सीएम धामी ने भी पहले चरण में होने वाले मतदान वाले सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने जनाधार को अपने पक्ष में करने के लिए दर्जनों रोड शो तो किया ही, पहले चरण के होने वाले मतदान वाली सीटों पर धुआंधार रैली भी की। दक्षिण के राज्यों तमिलनाडु से लेकर महाराष्ट्र तक, उत्तर के राज्यों उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारतीय राज्यों में भी पीएम मोदी ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी की गारंटी के स्लोगन के साथ कमल खिलाने की जनता से अपील की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी रैलियों के जरिए जनता से समर्थन की अपील की। दोस्तों, बात बिल्कुल साफ है, देश के चुनावी मिजाज में राम मंदिर, लोक लुभावन घोषणाओं वाले घोषणा पत्र, चुनावी बॉन्ड, ईडी, सीबीआई का मामला मुख्य धारा में चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 8 सीटों का घमासान बदले सियासी माहौल में काफ़ी दिलचस्प हो गया है। एक बार फिर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ है, सहयोगी जयंत चौधरी अब एनडीए के साथ हैं। ये सारे सियासी दांव फेरबदल सियासत की एक नई पृष्ठभूमि तैयार करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, आज की चर्चा काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। किसमें कितना है दम, जनता किसको देगी अपना साथ, सियासी दांव और पहले चरण के चुनाव पर बेहतरीन पैनल के साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सुन ले सबसे पहले सियासी दलों के कुछ बयान। इसलिए फिर एक बार Let me make it very clear. The Congress party will not let the RSS change the Constitution of India. It is our duty as the Congress party to protect every single Indian, regardless of which community he's from, which state he's from, which religion he practices, where he lives, how he lives. This is our sacred duty of the Congress party. जनता को जनार्दन का रूप दिया गया है लोकतंत्र में, कि आपको लोकतंत्र ने इतनी ताकत दी है। पश्चिम से हवा चल रही है और ये पश्चिम की हवा इस बार भारतीय जनता पार्टी का पूरा सुपड़ा साफ कर देगी। भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर मुझे भी ये काफी हद तक का भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से या लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। तो सुना आपने किस तरह से सियासी दलों के अपने अपने दावे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें हैं जिस पर पहले चरण में मतदान होना है 19 अप्रैल को। जाहिर सी बात है, आज आखिरी दिन भी जिस तरह से प्रियंका गांधी रोड शो करती नजर आईं,
राहुल गांधी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव गाजियाबाद में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए और सबका यही दावा है, चाहे वो मोदी के मंच से हो, योगी आदित्यनाथ के मंच से हो या फिर समाजवादी पार्टी के मंच से हो, बीएसपी सुप्रीमो का भी दावा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगी। हालांकि अगर बात की जाए इन 8 लोकसभा सीटों पर तो एक सियासी समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। कभी समाजवादी पार्टी के साथ जयंत चौधरी साथ में नजर आ रहे थे, अचानक वो अलग हुए और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं वहाँ पर। पिछले चुनाव में बीएसपी समाजवादी पार्टी साझा चुनाव लड़ी थी, इस पर बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है और समाजवादी पार्टी को साथ मिला है कांग्रेस का। यानी कुल मिलाकर मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है, नए सियासी समीकरण देखने को मिल रहे हैं और उसको साधने की कोशिश हो रही है। चलिए हम इस पर चर्चा करेंगे अगले 1 घंटे तक। एक बेहतरीन पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल यादव का, जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक श्रीवास्तव जी बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं और बेबाकी से अपना पक्ष रखते हैं। नेता राष्ट्रीय लोकदल मयंक त्रिवेदी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मोहित दीक्षित जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है। मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में 1 घंटे तक बने रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उनके जरिए चर्चा को काफ़ी दिलचस्प बनाया जाए। आज की चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे रजा रिजवी साहब से। रिजवी साहब, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है। क्योंकि पहले चरण को लेकर 102 लोकसभा सीटों पर आज प्रचार थम गया है। काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है ये, चाहे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, दक्षिण के महाराष्ट्र और तमिलनाडु की बात की जाए, पश्चिम बंगाल के भी कुछ सीटें हैं और सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश। 80 सीटों में से 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। उत्तराखंड के हालांकि पूरे सीटों पर मतदान है। क्या आपको लगता है, क्या आकलन है, कितना दम किस सियासी दल में देखने को मिल रहा है? रजा साहब, सबसे पहले आपसे टिप्पणी चाहेंगे, फिर हम अपने सियासी नुमाइंदों के पास चलेंगे। देखिए, ये आपने सही कहा कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसका ये प्रथम फेज जो है 19 अप्रैल को मतदान होगा, जिसमें कम से कम 21 राज्यों को मिला करके 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और जिसमें आप समझिए साउथ का जो एक बड़ा अच्छा स्टेट है तमिलनाडु, उसमें 39 के 39 सीटों पर चुनाव होगा और राजस्थान की 12 और यूपी की 8 सीट। अब उत्तर प्रदेश की 8 सीट की बात करते हैं, जो कि बहुत ही एक जो प्रथम फेज का चुनाव हो रहा है, इस पर पूरे प्रदेश के लोगों की निगाह है जी। एक तो निगाह इसलिए भी है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो अपने कार्यकाल में काम किया है और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाजपा की सरकार में जो रह करके 10 साल काम किया है, उसका ये रिजल्ट है। क्या बताता है, ये बड़ी बात है। चाहे वो नगीना हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे कैराना हो, चाहे पीलीभीत हो, चाहे बिजनौर हो, चाहे रामपुर हो, चाहे मुरादाबाद हो, ये 8 लोकसभा सीट ऐसी है कि जहां बीजेपी खाली 3 जो है उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उसके 3 एमपी थे। यानी 8 लोकसभा में जो चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, उसमें मुजफ्फरनगर, कैराना और पीलीभीत जी में ही समझिए भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी और 2019 में। और नगीना, सहारनपुर और बिजनौर ये बहुजन समाज पार्टी के खाते में गया था। और उस वक्त जो है सपा और बसपा का आपस में जो है वो गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़े थे जी। और उसके बाद 2019 में 2 लोकसभा जो है रामपुर और मुरादाबाद ये समाजवादी पार्टी को मिला था। लेकिन उसके बाद बाई इलेक्शन में रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम वहां से चुनाव जीते। तो अब कह सकते हैं वर्तमान स्थिति में कि भारतीय जनता पार्टी के पास 4 लोकसभा सीट इस समय जो है जो चुनाव हो रहा है उसमें है। लेकिन बड़ा उलटफेर भी हुआ। जैसे सहारनपुर में फजलुर रहमान जीते थे बीएसपी से, लेकिन वहां माजिद ही लड़ रहे हैं। और आप देखिए फजलुर रहमान जो लड़े थे बीएसपी से, तो सपा बसपा का गठबंधन था जी। मैं इस आंकड़े को बताने के बाद एक बीएसपी की एक रोचक स्थिति आपको बताना चाहता हूं। वो रोचक स्थिति है कि 2014 में
बीएसपी ने जब चुनाव लड़ा था तो उसके एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं जीते थे। लोकसभा बिल्कुल जो है बहुजन समाज पार्टी से खाली थी, सीट जी बिल्कुल खाली बिल्कुल थी। बिल्कुल। फिर 2019 का जब चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन हो गया। उस गठबंधन का यह हाल हुआ कि बीएसपी 10 सीट जीत जाती है और समाजवादी पार्टी वही 5 सीट जो उसके पास थी वो 5 रह जाती है और 2024 के आते आते उसके पास 3 रह जाता है और आजमगढ़ रामपुर वो हार जाती है। अब बहुजन समाज पार्टी जो अब चुनाव लड़ रही है उसका किसी से कोई गठबंधन नहीं है जी। और 2014 में जब चुनाव हो रहा था तो ये नहीं पता चल रहा था कि भाई चुनाव के पहले कौन जीते कौन हारेगा, तो हर पार्टी कहती मैं जीत रहा हूं। लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और टिल नाउ 2024 तक वो प्रधानमंत्री कार्य करते रहे। तो जो बीएसपी का वोटर था वो कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए जो कार्यकर्ता होते हैं, जो वोटर होते हैं, वो हमेशा सत्ता के साथ रहना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भीम ऐप और बड़े बड़े पदों पर जो है उसी समुदाय को लोगों को जो बीजेपी का मेन वोटर कहा जाता था उनको सुशोभित किया और बताया साहब इस जाति के इतने मंत्री बना दिए, इस जाति के इतने लोगों को सुशोभित किए। तो कहीं ना कहीं मायावती का जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी के पास छिटका। अब मायावती इस 2024 के चुनाव में जो इनका वोटर भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया उसको ये कैसे लाएंगे, ये एक बहुत बड़ा विषय है और एक चिंता की विषय है। मेरा ख्याल है जितने लोग बैठे हैं हमारे साथ वो इस पर जरूर सोचेंगे। ठीक है, मैं कह रहा था जी राजा साहब पहले चरण में जरा और अपने मेहमानों को भी शामिल कर दें। नहीं ठीक है, मैं समझ गया। विवेक जी साइलेंट हो गया भाई, प्रथम चरण में आपने बहुत ताकत झोंकी है। मैं एक आकलन कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोड शो तक करना पड़ा, जनसभाएं तो अपने जगह हैं, 2 डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपना कार्यक्रम इन क्षेत्रों में लगाते रहे। इसकी वजह भी है कि जैसा कि रिजवी साहब बता रहे थे 3 सीटें आप जीते थे, 5 सीटों पर आपको हार मिली थी 2019 में। रामपुर बाद में हालांकि उपचुनाव में आपके साथ जुड़ गया। तो इस बार क्या उम्मीद नज़र आ रही है, क्योंकि ताकत तो आपने बहुत लगाई है। प्रथम चरण के इस चुनाव में सबसे बड़े प्लेयर हम ही हैं। पूर्व में भी जो प्रथम चरण में जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है इसमें 102 में 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ और सबसे बड़ा दल हम हैं, सबसे ज़्यादा हमारे नेताओं की विश्वसनीयता है। आज मोदी जी देश नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। उनकी गारंटी पे पूरे देश को दुनिया को भरोसा है और हमारे पास सबसे ज़्यादा ऐसे नेता हैं जिनकी पब्लिक में अपील है। तो हम लोकतंत्र है, चुनाव है, परिवर्तन की तरह होता है, सब मिलकर के अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए हम लोग लगते हैं। इसी भावना के साथ हम पूरे देश में इस पे काम कर रहे हैं। प्रथम चरण के 102 सीटों में 40 सीटें भाजपा के पास रही है और हमारा लक्ष्य है कि ये कम से कम इस बार बढ़ करके 102 में हम 60 तक का आंकड़ा छूने की कोशिश करेंगे। जो 400 पार का नारा हमें नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, विवेक जी ये होगा कैसे, बता रहा हूँ। देखिए हर चरण में जब हम बढ़त हासिल करेंगे तब जाकर के कहीं हम 400 पार के आंकड़े को छू पाएंगे। भाजपा 370, एनडीए 400 पार। इस जब हम प्रथम चरण से ही अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे तब जाकर के 7वें चरण में हम 400 का आंकड़ा पार कर पाएंगे जी। हम लोग उसी के लिए लगे हुए हैं जी। चंचल जी, सबसे पहले तो आपसे अनुरोध है कि जब डिबेट में आए तो मोबाइल को साइलेंट कर दें, है ना, क्योंकि चर्चा बहुत गंभीर होता है। क्योंकि आपसे सवाल ये है, आज अखिलेश जी ने जिस तरह से कहा है या इसके पहले भी हरमन से उन्होंने कहा है कि पश्चिम से एक हवा चलेगी और विरोधियों को उखाड़ फेंकेगी। भाई आपकी तैयारी क्या है? आज तो प्रचार प्रसार का दौर समाप्त हो चुका है, आप भी काफ़ी कद्दावर तरीके से चुनावी मैदान में, कांग्रेस आपके साथ है।
देखिए संजय जी, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और ये चुनाव देश बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है। अभी हमारे साथी ने कहा कि गारंटी, मोदी जी की गारंटी पे पूरी दुनिया को भरोसा है। संजय जी, जब आदमी गारंटी तब देता है जब लोगों का भरोसा कम हो जाता है। पूरे देश में आज आम जनमानस का प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा नहीं रहा। आपको याद होगा, मैं बड़ी बेबाकी से एक बात कहता हूं, 2014 में ये जुमला लेके आए थे, अब गारंटी लेके आए हैं, लेकिन विकास नहीं आया। विकास को ढूंढते रहे प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के लोग ढूंढते रहे, विकास बेचारा पैदा नहीं हो पाया और ये जुमला और गारंटी लेके आए। और बता दें, आज पूरे हिंदुस्तान में जब प्रधानमंत्री गारंटी शब्द की बात करते लोग हंसते हैं, कहते बताओ 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, बताओ 100 दिन के अंदर काला धन लेके आ रहे थे। आज काला धन के ऊपर चर्चा नहीं करते प्रधानमंत्री जी। लोग पूछते हैं 2022 तक हर गरीब को पक्का मकान की बात करते थे, 2022 तक गंगा साफ करने की बात करते थे, सब खा गए। 2000 और आदर्श गांव बना रहे थे, लाल किले की प्राचीर से बोलते थे स्मार्ट शहर बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 17 स्मार्ट शहर बन गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो गोद लिया था जयपुर गांव, वहां पे आए दिन वीडियो आती रहती है, पूरा मजाक बनता है, मखौल बनता है। प्रधानमंत्री जी गारंटी जो है वो केवल ये है कि 4 जून को इनका जाना तय हो चुका है और 4 जून को 400 हार। और बता दें, प्रधानमंत्री को झोला उठा के निकलने का वक्त 4 जून की डेट तारीख तय हो गई है। उस झोले में कितने बॉन्ड होंगे, उस बॉन्ड की भी चर्चा होगी। अब मैं आता हूं, आपने जो बात कही कि तैयारी को लेकर के, ये चुनाव जनता लड़ रही है और चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है संजय जी। ये चुनाव हम लोग केवल वर्तमान का चुनाव नहीं है, आने वाले समय भविष्य का भी चुनाव है। कैसे देश बचे, कैसे संविधान बचे। आपने देखा होगा जिस तरीके से मणिपुर से लेकर के पूरे देश में जिस तरीके से माहौल पैदा कर रखा है प्रधानमंत्री जी ने। अभी एक नौजवान साथी हमारा रेसलर था, उसको अवार्ड मिला, जब उसको 30 सेकंड बोलने का मौका मिलता है अवार्ड लेने के बाद, तो क्या बोलता है पता है, मैं प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि प्रधानमंत्री एक बार मणिपुर आ जाइए। मैं कह रहा प्रधानमंत्री जी अगर संदेश खाली जा सकते हैं, ऐसी घटनाओं की निंदा करता हूं मैं, लेकिन कम से कम मणिपुर भी जाना चाहिए, जहां पे जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा देते थे प्रधानमंत्री जी, उस नारे का क्या हुआ। अभी आपको याद होगा एक घटना गुजरात के अंदर, एक हॉस्टल के अंदर एक घटना घटती है और जो हॉस्टल में घुस करके लड़कियों के साथ बदतमीजी होती है, लड़कों के साथ बदतमीजी होती है और वहां का वाइस चांसलर बोलता है कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई। और वहां पे एक महिला, जब एक कोई जज महिला थी, उन्होंने जांच कराई और उस जांच में सामने आया जो अब चीजें आ रही हैं। तो बीजेपी के लोग सारी न्यूज को दबाने का काम करते हैं। इससे लड़ाई है आज जो कलम पर पहरा है, जो आज मीडिया पर पहरा है, उसकी लड़ाई भी हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। और जो हमारे राजा रिजवी साहब बैठे, उन्होंने बहुत अच्छी समीक्षा की कि उत्तर प्रदेश में जो हवा पश्चिम पर चल रही है, वो पश्चिमी हवा जो 8 की 8 सीटें आप देख लीजिए मुजफ्फरनगर में, बीजेपी की हालत देख लीजिए, लोगों ने जम के विरोध कर रहे हैं, इवन कि बीजेपी के लोग विरोध कर रहे हैं, बीजेपी के लोग खुद भरोसा नहीं है। आप वहीं बगल में मुरादाबाद देख लीजिए, बगल में रामपुर देख लीजिए, जिस तरीके से उन्होंने पिछले चुनाव में जिस तरीके दुरुपयोग किया था, सत्ता का दुरुपयोग किया था, बगल में आपके बिजनौर है, रामपुर है, सारी की सारी सीटें सपा जीतने जा रही है। और बता दें आपको, इनके नेताओं से खुद जनता का मोह भंग हो गया है और जनता इनको आर पार करने के मूड में है और प्रधानमंत्री जी 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हारने जा रहे हैं। ठीक है मयंक जी, भाई आपके लिए तो एक नया बदलाव का दौर है। पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे आप, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जाट बेल्ट में राष्ट्रीय लोक दल की अनदेखी नहीं की जा सकती है। आप कितनी मजबूती से वहाँ पर जो एक परिवर्तन की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके सहयोगी के रूप में उसके साथ नजर आएंगे? संजय जी, जो चुनाव का माहौल चल रहा है वो चीज़ आप भी देख रहे होंगे इस चीज़ को कि विपक्ष, जहाँ तक मुझको लग रहा है कि चुनाव लड़ने का ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी अदा कर रही है और कुछ नहीं। इसीलिए चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे विपक्ष का कोई भी नेता हो, जब चुनाव का प्रथम फेज का जब अंतिम दौर आ गया तब वो लोग घर से निकले। ठीक है, तो चुनाव जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत जी की जनसभाओं में, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जनसभाओं में जो भीड़ उमड़ रही है, उस जनसैलाब को देख के ये लोग खुद समझ चुके हैं कि वहाँ पर इनका खाता भी नहीं खुलना है और प्रथम फेज में 8 में भी एक भी खाता नहीं खुलेगा। और इनका जो माहौल दिख रहा है वो मुझको नहीं प्रतीत होता है कि 80 में से एक भी सीट विपक्ष जीतने की मादा रखता है। अच्छा, दूसरा, जैसे चंचल जी ने अभी अपराध के बारे में कहा, तो अपराध के बारे में समाजवादी पार्टी अगर कोई उपदेश ना दे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, नहीं, अपराध का आपने जिक्र किया था अभी, महिलाओं का और सारी चीज़ों का, ठीक है, महिलाओं के बारे में, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में आपने एक जिक्र किया था, तो इसकी चर्चा आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि स्वर्गीय नेताजी चले गए जो है, उनके बारे में कुछ कहने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्या स्टेटमेंट उनका महिलाओं के लिए और क्या चीज़ें रही, क्या आपके माननीय आजम खान जी ने जो स्टेटमेंट दिया, वो सारी चीज़ें जनता के बारे में है कि समाजवादी में महिलाओं का क्या सम्मान है, ये सबको पता है।
ठीक है। और बाकी हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारे माननीय नेता जयंत चौधरी जी जनसभाएं कर रहे हैं और उनके पक्ष में पूरा माहौल बना है। रही बात परिवर्तन की, मैं आपको परिवर्तन का भी जवाब दे दूं संजय जी, यही मैं जानना कि हम लोग की बहुत पुरानी मांग थी कि श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह को, किसान मसीहा को भारत रत्न का अवार्ड दिया जाए, ठीक है, जो कांग्रेस ने भी कभी नहीं किया, वो यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया और उनको भारत रत्न से नवाजा। इसको लेके पश्चिम यूपी का जितना भी जाट बेल्ट है, जितना पूरा सब लोग जो है भाजपा से प्रसन्न है और इस एनडीए गठबंधन के पक्ष में ज़बरदस्त लहर है और उम्मीद है कि हम लोगों को पूरी सफलता मिलेगी। ठीक है मयंक जी, जाहिर सी बात है, एक चीज़ याद भी दिला दूं कि सूबे की समाजवादी सरकार थी जी और अमौसी हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करना था तो चौधरी चरण सिंह कर दिया गया था, लेकिन उस समय संभवतः आप लोगों ने भारत रत्न की मांग नहीं रखी होगी, नहीं तो पुरजोर तरीके नहीं, भारत रत्न की मांग उस टाइम पे भी थी, ऐसी बात नहीं चाहिए था। नहीं, भारत रत्न की मांग बहुत पहले से संजय जी की जा रही है, ये नई चीज नहीं है। इस पे हम आगे चर्चा करेंगे क्योंकि एयरपोर्ट का नाम भी रखा जाना बहुत बड़ी बात थी, ठीक है, उस वक्त हम लोगों ने उसको कवरेज भी किया था। मोहित जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हालांकि राहुल गांधी पहले चरण के जो 8 सीटें हैं उसमें बहुत ज़्यादा सक्रिय नज़र नहीं आया। आपके सहयोगी अखिलेश जी बेशक गए, आज गाजियाबाद में हमने सुना एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, उसमें जो दावा किया गया था, क्या वाकई उसको हकीकत में आप लोग परिवर्तित कर पाएंगे कि बीजेपी और उनके सहयोगी 150 सीटों से भी ऊपर नहीं जाने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए संजय जी, आज जब 18 तारीख के बाद चुनाव घोषणा होने के बाद हम उस पर दहलीज पर पहुंच चुके हैं जब पहले चरण की 102 सीटों पर इस भारत देश में वोट पड़ने जा रहा है। ये 102 सीटें स्पष्ट कर रहने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अगले 6 चरण की वोटिंग है उससे पहले विदाई तय दिख रही है। आज दक्षिण से लेकर के उत्तर भारत तक अगर हम आएंगे तो दक्षिण से कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी या अंदर आकलन है लोगों का जो 10 साल के कुशासन को झेल रहे थे कि दक्षिण में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है और उत्तर में जो उनकी सीटें थी वो कम आधी होने जा रही हैं। इस आधार पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने बताया कि 102 में 40 सीटें थी तो कहीं ना कहीं इन 102 में वो 20 सीटों पे सिमटने जा रहे हैं। उसमें भी दक्षिण की सीटें हटा दी जाए तो वो 14 या 15 बचेंगी। तो ये एक आधार बताया जा रहा है कि 150 सीटें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसी आंकड़े के आसपास पहुंचने जा रही है। ये जमीनी आंकड़ा है, ये उन युवाओं का आंकड़ा है जिन्होंने नौकरी 2 करोड़ की जगह अग्निवीर की 4 साल की नौकरी की स्कीम पाई, जिन्होंने कहीं ना कहीं रोजगार के अभाव में पूरा 10 साल का एक बड़ा कार्यकाल, 10 साल की अपनी एक बड़ी जिंदगी खपा दी। ये उस युवती के लिए है जो जिसने कहीं ना कहीं एक सोचा था एक भारत में कि पढ़ने लिखने के बाद वो सक्षम बनेगी, सम्राट बनेगी, मगर जब देखती है कि हमारी सक्षम महिलाएं धरना देती हैं, प्रदर्शन करती हैं और वो भी प्रधानमंत्री कार्यालय से, प्रधानमंत्री का आवास से कुछ कदम दूर पर, और प्रधानमंत्री उनकी आवाज नहीं सुनते हैं और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के पीछे खड़े दिखते हैं जो उनके मंत्रालय का मंत्री होता है, उनके साथ का साथी होता है, तो वो भी अपने को ठगा पाती हैं। वो किसान जो लगातार अपनी खुशहाली के लिए नरेंद्र मोदी को 2014 में बम्पर वोट देता है, वो आज देखता है कि वो चाहे बॉर्डरों पर अपनी मांग के लिए जब दिल्ली जाने की कोशिश करता है तो उस पर आंसू गैस के गोले से लेकर के कीले भी और बड़े बड़े कीले लगा दिए जाते हैं उसके रास्ते पर कि वो नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली के सत्ता के पास ना जाकर अपनी बात ना रख पाए। और कहीं ना कहीं उस आंदोलनों में महीनों और 2-3 महीने चले आंदोलनों में जब 600-700 किसानों की शहादत हो जाती है, उसके बाद भी जब नरेंद्र मोदी सरकार आकर के अपनी प्रतिष्ठा में या किसी चीज में आकर के तपस्या में कमी बता करके बोलते हैं कि नहीं जो हमने कानून लगे वो वापस लेता हूं और एमएसपी की बात करता हूं, लेकिन उसके बाद भी 2 साल बीतने के बाद उन बातों पर जब नहीं उठता है तो फिर से एक बार शंभू बॉर्डर से लेकर के नए बॉर्डरों में आकर के जब किसान निकलने की कोशिश करता है तो ये आज अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है किसानों के अंदर, जो भभक रही है कि जो उनकी नाकामियां, जो उनकी मांगे जो कहीं ना कहीं उसको दरकिनार किया गया इस सत्ता द्वारा केवल पूंजीपतियों के लिए, केवल पूंजीपतियों के लिए ऐसे कानून बना करके। तो आज जब वोट नहीं आपने 150 के आंकड़े की बात, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आपने किसी को नहीं देखा, मैं सोचूंगा पूरी बात बोल लूं मैं भी पहले बार में कम से कम।
जी, तो वो दहलीज पर खड़ा हुआ है, वो वोट डालने की दहलीज पर, चाहे आज तमिलनाडु का किसान हो, चाहे आज उत्तराखंड का किसान हो, चाहे उत्तराखंड का युवा हो, चाहे तमिलनाडु की महिला हो, ये आज देश से एक आवाज उठ रही है। कहीं ना कहीं 102 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 14-15 सीटों पर सिमटने जा रही है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में 8 सीटों पर बोलूं तो कहीं ना कहीं इन 8 सीटों पर पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी अच्छी कामयाबी नहीं पाई थी। इस बार तो पूर्णता नाकाम होने जा रही है। वो खुद उनके लोग, चाहे पीलीभीत के लोग हो, चाहे मुजफ्फरनगर के लोग हो, जो सीटें वो जीते थे, इस बार कहीं ना कहीं भारी वोटों से वो सीटें हारने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये आंकलन केवल मुंह जवानी नहीं है मोदी जी की तरह या भारतीय जनता पार्टी की तरह कि फला संख्या पार। ये एक आकलन है जो जनता से और भारतीय देश के जमीन से निकल के आया है। ठीक है। और आप आज पहला चरण का चुनाव पड़ने वाला है और कहीं ना कहीं वो अपने मुद्दों पर जाकर के लोग वोट करेंगे। ठीक है विवेक जी, भाई मोहित जी को भी आपने सुना, चंचल जी को भी सुना, आपके दावों में कोई दम नहीं है। 400 पार और 370 बीजेपी। संजय जी, मैं भाई जनता चुनाव लड़ रही है। मोहित जी को सुन रहा था, इन्होंने आंकड़े दिए, इन्होंने हमें 20 सीटें दी, चलिए उसका इनको धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 80 सीट में कहीं कांग्रेस भी लड़ रही है, कहीं इनका भी खाता खुलने की उम्मीद है? जब अपना तो डब्बा गुल है और दूसरे को नंबर बांट रहे हो, इस पे हंसेगा नहीं तो लोग क्या करेंगे? अब रही बात हमारे चंचल जी की, इनके सुप्रीमो ने कहा पछुआ पश्चिम से हवा चल रही है। संजय जी, मैं खेत खलिहान का आदमी हूँ। पश्चिम से जो हवा चलती है उसको ठेठ भाषा में पछुआ कहते हैं, और पछुआ जब चलता है तो खड़ी फसल सूख जाती है। जो फसल देर से बोई जाती है उसमें दाने भी नहीं पड़ते, केवल भूसा काट के मिलता है। तो क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया भूसा काटने की तैयारी कर रहे हैं जो लेट निकले हैं? भाजपा 3 साल से फसल बो रही है, हमारी फसल पकेगी, हम काट के भी ले जाएंगे। आपको का जवाब तैयार कर चुके हैं। अब तो काट के ले जाएंगे फसल। मैं समझ भी रहा हूँ। और इनके खाते में केवल डंठल आएगा। तो जो उन्होंने कहा उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहा हूँ ठेठ। तो जमीनी हकीकत यह है कि भाजपा पिछले 3 साल से जमीन पे लगी हुई है। हम उन सीटों पे भी काम किए जहां हम नहीं जीते, उन बूथों पे भी हमने काम किया जहां हम नहीं जीते थे। और कांग्रेस वाले जब कुछ बोलते हैं, एक बार समाजवादी पार्टी की बात चलिए सुनी जा सकती है, कांग्रेस वाले जब बोलते तो मुझे हंसी इस बात पे आती है, खुद तो कहीं हो नहीं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में शून्य हो, लोकसभा में एक थी, वो भी माता जी चली गई राजस्थान छोड़ छाड़ करके। आज तक आप ये नहीं तय कर पाए कि वहाँ जीजा लड़ेंगे कि दीदी लड़ेंगी। तो आपकी समस्या तो भी घर में फंसी हुई है। उसके बाद हमें बता रहे हो कि इतना ही पाएंगे। अरे भैया, अपनी चिंता करो। भाजपा की चिंता करने के लिए हम लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं। हम अपना काम बताते जनता से जा करके, और जनता हमें आशीर्वाद देती है। देगी नहीं देगी, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। आप अपनी चिंता करो, अपनी चिंता कर रहे हैं। काजी जी क्यों दुबले? शहर के अंदेशे से। हमारे लिए दुबले मत हो भाई, अपनी चिंता कर लो। चंचल जी, भाई लगता है आप पछुआ को लेकर के कुछ जवाब सोचे हुए। हालांकि मैं वो समझ रहा हूँ आप क्या बोलेंगे, आप बोल ही दीजिए। हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। पछुआ, हम लोग भी पूर्वांचल के रहने वाले लोग हैं। इन्होंने कहा जब पछुआ चलता तो खड़ी फसल का नाश हो जाता है। वाकई फसल सूख जाती है। हाँ, सूख जाती है। हाँ, तो वही फसल, जिसकी फसल लेट होती है, जिसकी खड़ी फसल है, उसमें दाने भी नहीं पड़ते, डंठल लेके जाता है। यही जवाब मैं और बता दूं, इनकी खड़ी जो फसल अभी है वो सूखने जा रही है। खुद विवेक जी ने मान लिया है। हम तो कह रहे फसल काट के हम ले जाएंगे। जो सुनिए, ये फसल सूखने जा रही है क्योंकि पछुआ चल चुका है, तो सुखा देगी। अब काटने के लिए क्या क्या बचेगा वो जानकारी हो जाएगी। मैं बस सिंपल सी बात कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री 60 साल बनाम 60 महीने मांग के आए थे 2014 में। संजय जी, बड़ी ईमानदारी से आप बताइएगा, 60 महीने की बात करते थे। भाई बहनों, 60 महीने दे दो मुझे। अब तो 120 महीने हो गए। अरे आओ, मुद्दे पे बात करो ना, 2047 का भी करो ना आप। 2047 का भी रोड मैप आ गया नहीं, वो तो वही मैंने कहा ना कि गारंटी जो आ रहा है, झांसेबाजी, जुमलेबाजी। 2047 में प्रधानमंत्री जी 96 साल के हो जाएंगे। तो चाह रहे हैं, मैंने बताया तो, कि संविधान पलटने की बहुत बड़ी तैयारी है। और मैं बता दूं, पूरे देश की जनता ने, विवेक जी, ये आपके लिए भी है, क्योंकि लोकतंत्र रहेगा तब भी आप रहेंगे। और जो 2 लोग मिल करके, जो हमारे 2 देश के गुजराती लोग हैं, मिल करके वो देश के ऊपर जो साजिश कर रहे हैं, उस साजिश को आपको भी समझने की जरूरत है। संजय जी आपके लिए भी, रिजवी साहब आपके लिए भी, दीक्षित साहब आपके लिए भी, हमारे रालोद के साथी के लिए भी। मैं आता हूं, इन्होंने एक बात कही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। मयंक जी, मैं आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है,
कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है। और आपको बता दें ये वही सरकार है, वो ये वही संस्कारी पार्टी है, जन विरोधी पार्टी वही है, भारतीय जन विरोधी पार्टी वही पार्टी है जो बिल्किस बानो के मामले में बलात्कारियों का सम्मान समारोह कराती है। और आपके डिबेट में भी पहले जो हमारे साथ में थे आप ही लोग बोला करते थे कि कोई बलात्कारी पार्टी है। अब मैं आता हूं दूसरी बात, ये वही संस्कारी पार्टी है, मैंने आपको उदाहरण बताए, ये वही संस्कारी पार्टी है जहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। आपने देखा होगा हाथरस की घटना में बेचारी महिला को भोर में जला दिया जाता है, उसके परिवार के लोगों को भी नहीं सम्मिलित किया जाता है। और ये वही पार्टी है जो बड़े बड़े जुमले झांसे फेंकती है। मैं पूछना चाहता हूं, मैंने पूछा ना कि बताओ आदर्श गांव का क्या हुआ, बताओ स्मार्ट शहर का क्या हुआ, आप बताओ 400 रुपए गैस सिलेंडर का क्या हुआ, आप बताओ महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, आप बताओ भ्रष्टाचार के ऊपर पूरी दुनिया में चर्चा है कि नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी को लोग जब बोलते हैं, नाम लेते हैं, तो कहते हैं दुनिया का सबसे भ्रष्ट अगर कोई प्रधानमंत्री रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी ने, बीजेपी रही है। और आप बताइए आज चंदा दो धंधा लो का खेल चल रहा है। आज लोग पूछ रहे हैं कि नई नई कंपनियां जो जिसके सही से गेट भी नहीं है, संजय जी, जिस कंपनियों के सही से गेट भी नहीं लगे हैं, वो गेट भी हजारों करोड़ चंदा देती है मोदी जी को। वो छोटी छोटी कंपनियां जो पाकिस्तान की कंपनी चंदा दे दिया, जो बीफ एक्सपोर्ट कंपनी है, सबसे संस्कारी पार्टी। सुन लीजिए, जी ने साक्षात्कार में बता ही दिया है चुनावी नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूं, आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए मैं चाहता हूं संजय जी, आप अच्छे पत्रकार हैं, प्रधानमंत्री जी आपको इंटरव्यू दें, लेकिन इंटरव्यू ऐसे लोगों को देते हैं जो ये पूछते हैं कि आम को काट के खाया जाए कि चूस के खाया जाए। वो ये कभी नहीं पूछते कि बताओ प्रधानमंत्री जी आपने 10 साल में 20 करोड़ रोजगार कहां है, आप बताओ जो रेलवे की हालत आपने बंटा ढार कर दिया, रेल भेल गेल सब बेच दिया आपने। आज हालत यह है कि जो रेलवे का टिकट एक आम जनमानस नहीं, बच्चा नहीं खरीद सकता है। और आज हालत यह, मैं भी स्कूल गया था, बता दूं बच्चों के एडमिशन के लिए, संजय जी विवेक जी से समझ सकते हैं, प्राइवेट स्कूलों की हालत यह है कि हर साल 10 से 15% फीस बढ़ जा रही है। और बता दें जो आदमी 25-30 हजार नौकरी करने वाला आदमी है, वो आदमी अपने लखनऊ जैसे शहरों में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। यह हालत बना के रख दिया है सरकार ने। और आज हालत यह बता दूं, सरकार इसके ऊपर बहुत पूरी तरीके से चुप है। एक तरफ झांसेबाजी जुमलेबाजी है, एक तरफ कह रहे हैं शिक्षा का हम विस्तार कर रहे हैं। और शिक्षा का बजट की बात कर लीजिए संजय जी, इनका मैनिफेस्टो भी आया है। मैनिफेस्टो में न तो शिक्षा के लिए कोई बात है, न तो किसानों के लिए कोई बात है, न तो जो बेरोजगार है बेरोजगारी के लिए कोई बात है। आप बताओ अकेले रेलवे में 3.25 लाख नौकरियां खत्म कर दी गई। स्टार्टअप वगैरह सब तो लाया है, कहां लाया बताइए ना। रेलवे में मैं कहता हूं कि आप प्रधानमंत्री की गारंटी संकल्प 30 लाख सरकारी नौकरियां केवल हैं वर्तमान में, जिसको भर दी जाए तत्काल भर सकते हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन नहीं भरेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम केवल एडहॉक पे, संविदा पे लोगों को उनका शोषण कर रहे हैं, उनका मिसयूज कर रहे हैं। अब आप सोच लीजिए जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरियां हैं, जिनको 8,000 रुपए पर रखा जाता है, 9,000 पर रखा जाता है, कंपनियां 20 से 18,000 लेती हैं। कमीशनबाजी का पूरा खेल बीजेपी ने बहुत तेजी से फैलाया पूरे देश में। और आज हालत यह है संजय जी, बता दें, मैंने जो आपको जिक्र किया कि शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, हर सेक्टर में बीजेपी फेल है। और महंगाई के क्षेत्र में अगर आप बात कर लो, 2 रुपए डीजल सस्ता करते हैं, 200 रुपए गैस सिलेंडर सस्ता करते हैं। और यही गैस सिलेंडर इस चुनाव के बाद, अगर बीजेपी खुदा न खास्ता, पहली बात तो नहीं आ रही है, अगर इन्होंने कोई चीटिंग बेईमानी करके कुछ अगर बेईमानी किया, अगर कुछ गुंडागर्दी की, तो जान लीजिए सिलेंडर गैस जो है आम जनता को पता है कि गैस सिलेंडर 2000 तक पहुंचने जा रहा है। ठीक है। और लेकिन उत्तर प्रदेश इनको हराने जा रहा है और इंडिया जीतने जा रहा है। हम और कांग्रेस को अलग मत समझिए, क्योंकि लड़ाई जब बड़ा लक्ष्य बड़ा होता है, अगले चरण में त्याग भी करना पड़ता है। अगले चरण में चंचल हम आपसे जरूर पूछेंगे कि आपने इतने सीटें बदल दी हैं, रजा रिजवी साहब से भी हम इस पर राय लेंगे, लेकिन सबसे पहले मयंक जी से बात कर लें। मयंक जी, कभी आपको भी केंद्र सरकार की नीतियाँ काफ़ी बुरी लगती थी, अब आप उसकी तारीफ करते नजर आते हैं। नहीं संजय जी, हम पहले भी किसानों के मुद्दे पे हमने अपनी मांगे सरकार के सामने रखी हैं। और ये ज़रूर होता है कि जब हम विपक्ष में होते हैं तो विरोध होता है, ठीक है, और जब सरकार में होते हैं तो मांग। तो जैसे किसानों के हित में हम लोग पहले भी मांग करते रहे थे, आगे भी हम लोग करते रहेंगे। तो और बाकी अभी एक चीज़ चंचल जी ने बड़ी लास्ट में बड़ी अच्छी सी चीज़ कही कि कांग्रेस को हमसे अलग मत समझिए। क्या चंचल जी लखनऊ पूर्वी से जो कांग्रेस का कैंडिडेट घोषित हुआ है उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे कि लखनऊ पूर्वी से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है या नहीं लड़ रही है, या वहाँ पर भी मतलब इस पर कुछ प्रकाश डालें कि जो है जो कांग्रेस के साथ उन्होंने कहा कांग्रेस हमसे अलग नहीं है। तो ये कैसा गठबंधन है जो कहीं गलबैयाँ हैं और कहीं गालियाँ हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने क्या कहा, फिर उन्हीं के साथ हो गए, फिर यहाँ पर लखनऊ पूर्वी में कांग्रेस अलग कैंडिडेट है। तो ये किस तरीके का गठबंधन है, उस तरीके ये से चंचल जी हमारे जयंत चौधरी जी ने कहा मैं चवन्नी थोड़ी पलट जाऊंगा। नहीं तो कहने की बात तो मत छोड़िए, क्या जयंत जी ने चंचल जी उसको शायद रुपया बन गए हैं। उसको आज हालत यह है कि बीजेपी के लोग मंच पे नहीं बैठा रहे बगल में। आपने उस स्टेटमेंट को गौर से सुना? जयंत चौधरी जी को मंच से बगल में नहीं बैठा रहे, माले में नहीं फोटो आता है, बगल में हाथ पकड़ाया जाता है। ये आपकी गलतफहमी है, ये आपकी सिर्फ गलतफहमी है और कुछ नहीं है। और जो चवन्नी वाला
बयान कह रहे हैं उसको आप जैन जी ने जो स्टेटमेंट दिया था उसको भी आपने देखा था कि वो पलटना नहीं था, वो पटकन ही देना था। ठीक, वो पटकन ठीक है। और वो ऐसी जोरदार पटकनी है जिससे आप अभी भी नहीं उभर पा रहे हैं। सियासत में दल बदलने के बाद इस तरह के जुमले अक्सर गढ़ ही जाते हैं, एक बात जरूर इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप बताओ 700 जवानों को जो शहादत नहीं मानती बीजेपी, लखनऊ पूर्वी की क्या स्थिति ये बता देगी? चंचल जी अभी मयंक जी अभी चंचल जी उसमें जवाब देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बहुत ही वो विकट स्थितियां हैं। वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी साहब को हम जोड़ लें। मोहित जी संभवतः आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आ रही। हाँ मोहित जी, भाई सियासत में ये अक्सर होता है कि कब कौन किसके साथ हो जाए, कब किससे दूरी बन जाए। आप समाजवादी पार्टी के साथ हो, बात कर ली जाए आरएलडी की, राष्ट्रीय लोकदल की, वो समाजवादी पार्टी से दूर अब एनडीए के साथ है। इस जो घटते बढ़ते सियासी समीकरण के बीच कांग्रेस ने आखिर क्यों नहीं उतनी ताकतें झोंकी जिससे कि आप योगी लहर, मोदी लहर को आप इन 8 सीटों पर एक चुनौती दे सकते? जनता तो चुनाव लड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जनता ये भी उम्मीद करती है कि हमारे नेता हमारे बीच आएँ और हमारे भीतर भरोसा पैदा करें। चुनावी रैलियां और ये जो जनसंपर्क है वो इसी का एक माध्यम है। संजय जी मुझे नहीं लगता कि आज आपने प्रियंका गांधी जी का सहारनपुर का रोड शो नहीं देखा। हाँ वो मैंने जिक्र कर दिया था, शायद आप उस समय नहीं जुड़े थे क्या? तो नहीं मैं जुड़ा था। आखिरी दिन में मैंने बोला कि 2 चीजें हुई, 2 घटनाक्रम हुई, एक तो प्रियंका जी का रोड शो और दूसरा राहुल गांधी और अखिलेश जी का गाजियाबाद में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये मैंने बोला था। हाँ वो रोड शो शायद बताने को पर्याप्त है कि सहारनपुर की सीट इंडिया गठबंधन बहुत भारी मतों से जीतने जा रहा है। रही बात आपकी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोले कि मुझे हंसी आती, तो इन्हें हंसे ही हैं। ये 10 साल हंसे ही हैं जनता की मुसीबतों पर, ये 10 साल हंसे ही हैं जनता की उपेक्षा पर। तो आज हम जब इनकी चिंता करते हैं तो हम इनकी चिंता कतई नहीं करते, हम जनता की चिंता करते हैं। जनता हमारी चिंता कर रही है, जनता मुद्दों की बात कर रही है, जनता एक आशा भरी नजर से देख रही है। तो अगर आप कहेंगे कि ये आज 39 सीटें जो तमिलनाडु पे चुनाव जो पड़ने वाला वोट पड़ने वाला है और 8 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, तो अगर आप केवल 8 सीटों उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये जो हमारे प्रचार जो तंत्र था वो कहीं ना कहीं उनके अपेक्षा कमजोर रहा। उसके कई कारण और भी हो सकते हैं जो होते हैं, लेकिन जब जनता के बीच हम रहेंगे, जनता से मुद्दों के बीच में अपने जागृत करते रहेंगे, जनता से बात करते रहेंगे, संवाद करते रहेंगे, तो वो चीजें चाहे आप धन बल को कम करने की कोशिश करें या धन बल का उपयोग करने की कोशिश करें, वो गौण हो जाएंगे। क्योंकि आज नस्ल और फसल को बचाने की लड़ाई चल रही है। तो आज जो जिस लड़ाई में आहूत होने के लिए बैठा हुआ है, तो उसको त्याग और बलिदान और संख्या बल और छोटा बड़ा ये सब नहीं देखना। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही लोग ही देखते होंगे इनका आकलन कि इस प्रदेश में आप क्या हो, दूसरे प्रदेश में क्या हो। आप एक प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करो, आज लड़ाई केवल और केवल मोदी और हिंदुस्तान के बीच है, मोदी की तानाशाही और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के बीच है। अरे मोदी जी तो कहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है। नहीं बिल्कुल परिवार है, मोदी जी का ही परिवार है जो आज 10 साल से मोदी जी का जो जिनकी बातें नहीं सुन पा रहे हैं, जो नहीं मोदी जी जिनसे संवाद नहीं कर पा रहे हैं, जो मोदी जी के जुमले जिन्होंने सुने और मोदी जी पर भरोसा किया और उन्हीं को ही मोदी जी ने दरकिनार कर दिया, वही परिवार है। परिवार के सबसे बड़े कुपुत्र के रूप में मोदी जी का इन 10 सालों में उजागर होकर उस परिवार के सामने आए हैं। तो आज इंडिया की लड़ाई है, इंडिया की लड़ाई इंडिया लड़ने जा रहा है और कहीं वो स्ट्रैटेजी के तरीके से हो सकता है आप लोगों के आकलन में वो कम ज्यादा लगे, लेकिन एक स्ट्रैटेजी के तरीके से लड़ी जा रही है। और 102 में फिर से बोलूंगा, 102 में बहुत बम्पर तरीके से इंडिया जीतने जा रहा है, इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। जौन जिस सीटों पर इंडिया की मजबूती है वो आपने आकलन करी है, जमीन की हकीकत यही है। अगर बात करूं मैं हिंदुस्तान की, इंडिया की, या जो भी आप बात करना चाह रहे गठबंधनों को लेकर के, तो आज चाहे जो हमारे साथ थे या नहीं थे, ये उनको तय करना है कि उनको नरेंद्र मोदी के हिस्से का वोट चाहिए या हिंदुस्तान के, इंडिया के उन लोगों का वोट चाहिए जो सच में 10 साल उपेक्षित रहे हैं। ठीक है राजा साहब, भाई मोहित जी को भी सुना, चंचल जी को भी सुना, विवेक जी को भी सुना, मयंक जी को भी आपने सुना। मेरा आपसे 2 सवाल हैं। एक तो मैं ये जानता हूँ कि चुनाव वही जीतता है जिसका चुनाव प्रबंधन काफ़ी सशक्त होता है, जो एक बेहतर स्ट्रेटजी और रणनीति के साथ आगे बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी हमें लगता है कि पिछले 2 साल से लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में थी, चाहे वो राम मंदिर के लोकार्पण के समय की बात की जाए
या फिर योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास की बात की जाए, या फिर संगठन स्तर पर जो यूपी की जो सीटें जिस पर बीजेपी हारी थी उसके लिए स्पेशल कमेटी बना करके वहाँ पर उन्होंने पूरी ताकत लगाई। क्या ऐसे में सिर्फ जनता के भरोसे ही चुनाव विपक्षी दल बीजेपी को मात दे पाएंगे? देखिए संजय जी, ऐसा है कि जितनी बातें आपने कही हैं ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक मजबूत संगठन है और उसके साथ ही साथ संगठन भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ एक जो उसके पीछे एक संगठन लगा है जिसको कहते हैं आरएसएस जी, वो मजबूती से लगा है। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, बताइए जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके पास क्या ऐसे काम करने वाले ऐसे संगठन हैं, संगठन के लोग हैं उनके पास, ऐसे डिवोटेड लोग हैं जो झोला ले लिए और गांव-गांव चले गए, चना चवेना बांधे हुए हैं, उनको पता ही नहीं कहाँ बैठ गए, कहाँ उठ गए, लेट गए, खा लिए, चल दिए और अपनी विचारधारा, अपनी बात और अपनी चीज वहां देते रहे। कोई ऐसा संगठन मुझे लगता पहले था, कांग्रेस के अंदर एक सेवा दल था जो अंदर अंदर काम करता था, तो कई ऐसे संगठन हैं, समाजवादी पार्टी में भी ऐसे संगठन थे जो काम करते थे, लेकिन संगठन बहुत मजबूत लोग नहीं कर पाए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो सीट हारी थी उन सीटों पर कैबिनेट मिनिस्टर्स को उसका इंचार्ज बना करके उस पर कार्रवाई हुई। तो जो अगर संगठनात्मक ढांचा देखें तो और चुनाव के प्रबंधन को देखें और तो उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में मानी जा रही है जी। लेकिन आम जनता अब किस करवट बैठेगी, क्योंकि जितनी पार्टियां हैं वो सब चाहती हैं कि हम सत्ता में पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम थर्ड टर्म फिर जो है हम सत्ता में पहुंचे, कांग्रेस चाहती है कि हम सत्ता में पहुंचे, समाजवादी पार्टी चाहती है कि हम सत्ता में पहुंचे, टीएमसी चाहती है हम सत्ता में पहुंचे। तो सत्ता में पहुंचने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है उसको बताएंगे साहब ये काम ठीक नहीं है, अच्छा काम नहीं है, हम ये काम करेंगे। लेकिन आम जनता इसको किस तरीके से रोकती है। लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े करने में बहुत गुड़ा भाग किया है और कैंडिडेट, और यही समाजवादी पार्टी को मैंने देखा लास्ट मोमेंट में किसी को हटाया, किसी को रोका। उसी गुड़ा भाग का स्थिति है कि पीलीभीत से जतिन प्रसाद को उतार दिया गया, वरुण गांधी जैसा फायर ब्रांड लीडर को भी हटाना पड़ा। लेकिन वरुण गांधी आप समझिए वहां 7,04,549 वोट पाए थे, 2,55,627 वोट से जीते थे, जबकि हेमराज वहां 4,48,922 वोट पाए थे। लेकिन वरुण गांधी की जो गलती थी वो गलती ये थी कि वो भारतीय जनता पार्टी को टोकते रहते थे कि ये ठीक नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो टोका टाकी बहुत करते थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़े अच्छे तरीके से उनको अपना किनारे किया। और जितिन प्रसाद जी पीडब्ल्यूडी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जबकि इनके पिता जो है जितेंद्र प्रसाद जी धरोहरा उनका अपना जो है लोकसभा क्षेत्र था। ये पीलीभीत से लड़ रहे हैं, इनका कोई पारिवारिक क्षेत्र नहीं है, न पारिवारिक पृष्ठभूमि है कि पीलीभीत इनका लोकसभा क्षेत्र है और इनके बुजुर्ग इनके फादर या फादर इनके लड़े हों, ऐसा नहीं है, नया है इनके लिए। लेकिन फिर भी ये मजबूती से वहां लड़ रहे हैं। मैं सहारनपुर की और बीएसपी की तरह बात करना चाहूंगा जी। सहारनपुर से आप देखिए कि बीएसपी के फजलुर रहमान थे, अब फजलुर रहमान बीएसपी में नहीं है, उनके एमपी थे। बिजनौर से मलूक नागर बीएसपी के एमपी थे, वो अब राष्ट्रीय लोकदल में है। अमरोहा का चुनाव तो इस टाइम नहीं हो रहा है, वो बाद में चुनाव होगा, लेकिन अमरोहा के बीएसपी से जीते थे दानिश, लेकिन वो अब कांग्रेस से। सहारनपुर की अगर आप गणित देखेंगे जी, फजलुर रहमान संजय भाई 5,14,139 वोट पाए थे और वहां 2014 में राघव लखनपाल बीजेपी से जीते थे और 2019 में जब ये लड़े तो ये पाए 4,91,722 वोट, यानी 22,417 वोट से जीते थे फजलुर रहमान, तब जब सपा और बसपा का गठबंधन था। और इमरान मसूद जो है वो वोट पाए थे कांग्रेस से 2,07,068 वोट। अब आप देखें जो ये 8 लोकसभा की सीट है, इसमें खाली एक ही जो है समाजवादी पार्टी ने सहारनपुर खाली कांग्रेस को दी है। लेकिन ये जो चुनाव हो रहा है ये 19 तारीख को, इसमें कांग्रेस खाली एक ही सहारनपुर से उसका जो है प्रत्याशी इमरान मसूद लड़ रहे हैं। लेकिन आप देखिए अगर
क्यों सहारनपुर खाली दिया गया कांग्रेस को? तो अगर आप निगाह डालेंगे तो नगीना से ओमवती लड़ी थी, उनको 20,046 वोट मिला था। मुजफ्फरनगर से कांग्रेस से लड़ाए नहीं, वहां अजीत सिंह लड़े थे और संजीव बालियान लड़े थे। संजीव बालियान 2014 में भी जीते, 2019 में भी जीते, बहुत कम मार्जिन से, लेकिन 2019 में। हाँ, वो ठीक है कि वोट उनको। और इस बार वहां पे बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वहां पर जो ठाकुरों का बगावत देखने को मिल रहा है, वो बहुत बड़ी चुनौती है। मोहित जी से एक सवाल ले लेते हैं। मोहित जी, भाई सहारनपुर में निश्चित तौर पर आपने इमरान मसूद को उतारा है चुनावी मैदान में, लेकिन वो जय श्री राम का नारा लगाते हुए भी दिख रहे हैं। काफ़ी दिलचस्प वीडियो आया था, वो हमने भी चलाया था। जी बिल्कुल, ये उनकी सेकुलर छवि दिखाता है। हिंदुस्तान की यही तासीर है कहीं ना कहीं। जिस तरीके से हम लोग सेकुलर लोग हैं, सेकुलर बातें करते, हर धर्म का आदर करते, हर धर्म का सत्कार करते, और कहीं ना कहीं सहारनपुर से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कम से कम 4 लाख वोटों से इमरान मसूद जीतने जा रहे हैं इस बार। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, आप लिख के ले लीजिए। आप जिस तरीके से गणित बता रहे हैं हमारे रजा साहब, तो वो गणित अगर देखा जाएगा तो आज की तारीख में चाहे बसपा का वोट हो, चाहे सपा का वोट हो, चाहे कांग्रेस का वोट हो, और जो इनके प्रत्याशी पाते रहे वोट राघव जी, वो भी कम से कम आधा होने जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आप बिल्कुल आपकी बात में सहमत करूंगा कि चुनाव मैनेजमेंट से लड़े जाते हैं। चुनाव मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कुछ लूप होल, ढील या कुछ बहुत ज्यादा सक्रियता रहती है। लेकिन आप अगर 2 साल पहले चुनाव लड़ रहे हो, सत्ता में होते हुए आप 2 साल में पहले चुनाव लड़ रहे हो, तो आप 2 सालों में जो उपेक्षा करी जनता की, वो कहां से चली जाएगी? मोहित, वो कहां आप ले जाओगे? मोहित, लेकिन ये तो सोचना पड़ेगा ना। कांग्रेस को मैंने काफी करीब से देखा है, आप भी जानते हो। जी, हर बार कांग्रेस के मुद्दे बहुत अच्छे होते हैं, जनता के बीच वो चर्चा का विषय भी रहता है, चर्चा भी बटोरता है, लेकिन संगठन नहीं होना और प्रबंधन नहीं होना, इन 2 वजहों से आप लगातार उत्तर प्रदेश में हाशिए पर चलते जा रहे हो। इसका खामियाजा इस बार भी क्या भुगतोगे, या इस बार कुछ प्रबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर ठीक ठाक? क्योंकि समाजवादी पार्टी का संगठन तो मैं मान सकता हूं कि मजबूत है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि 32 साल से ज्यादा का समय हो गया हम उत्तर प्रदेश की सत्ता में कहीं नहीं है, ठीक है ना। और रही बात आज के परिप्रेक्ष्य में चुनाव की, अगर आज हम संगठन की बात करने लगेंगे, आज हम किसी और मुद्दे की बात करने लगेंगे, आज अपने को बड़ा दिखाने की बात करने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आज की परिस्थितियों में, जब संविधान खतरे पर है, जब देश की तानाशाही सरकार इतनी तानाशाह हो गई है, जो अपनी संवैधानिक संस्थाएं जो देश को चलाने के लिए, देश को पोषित और पल्लवित करने के लिए बनाई गई थी, वही कहीं देश को खाने के लिए दिखती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो आज इन चीजों को कहीं ना कहीं एक संगठन के रूप में, एक दल के रूप में, चाहे कांग्रेस हो या कोई देश का दूसरा दल हो, उसको इन बातों को गौर करना पड़ेगा। क्योंकि आज देश की बात है, आज देश रह जाएगा, देश का संविधान रह जाएगा, देश के संवैधानिक संस्थाओं की इज्जत रह जाएगी, वो सबसे प्रमुख चीज है। इन आरोपों पे तो हम लोग तमाम डिबेट में चर्चा की है, फिर एक बार जवाब दे दीजिए भाई। देश के ऊपर संवैधानिक खतरा है। विवेक जी का जरा जवाब ले लेते हैं, वक्त का मैं सबको मौका देना। ये बार बार संविधान की, लोकतंत्र की दुहाई उस दल के प्रवक्ता दे रहे हैं जिन्होंने देश पे इमरजेंसी थोपी, इमरजेंसी के दौरान संविधान में 42वां संविधान संशोधन थोपा, जब पूरा विपक्ष जेल में था। इसी को मोदी इफेक्ट कहते हैं। आज इन्हें लोकतंत्र, संविधान की याद इसलिए आ रही है कि मोदी के सामने ये लोग अपने आप को मैदान से बाहर समझ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अदालतों को चलने नहीं देते थे। रायबरेली में जब कांग्रेस के नेताओं में मुकदमे शुरू होते थे तो अदालतों के बाहर कर देते थे, अदालतें जिस तरीके से आप ईडी के माध्यम से देश के चुने हुए मुख्यमंत्रियों को आप जेल भेज रहे हैं। अरे मुख्यमंत्रियों को नहीं, इस देश में जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। भ्रष्टाचार जो करेगा वो जेल जाएगा। आप लालू यादव जैसे लोगों के पीछे छिप करके भ्रष्टाचारियों को बचा नहीं पाएंगे। एक एक भ्रष्टाचारी को चुन चुन के जेल पहुंचाने का काम 2024 में भारतीय जनता पार्टी की आगामी सरकार को होगा। अहंकारी एक भ्रष्टाचारी, अहंकार का नाश ठीक है, भ्रष्टाचारी, ये अहंकार नहीं, ये जनता के द्वारा दिया गया विश्वास है। विश्वास हमें खरा उतरना है। एक एक चोर को
जेल पहुंचाना है। ठीक है, मोदी की गारंटी का ये भी एक हिस्सा है। चंचल, रामनवमी के पर्व पर आज हाँ। प्रतिज्ञा ली है कि मोहित जी। 4 जून को देश में दशहरा मनेगा। मोहित जी, जरा आपके सहयोगी चंचल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। चंचल, एक सवाल मेरा ले लीजिए, फिर अपनी बात रख दीजिएगा। भाई, आपने कई सीटों पर जो बदलाव किया है, चाहे बिजनौर की बात की जाए, रामपुर की बात की जाए, क्या वहाँ पर डैमेज कंट्रोल हो चुका है, अब व्यवस्थित हो चुका है मामला? संजय जी, पूरी तरीके से डैमेज कंट्रोल हो चुका है। कोई डैमेज नहीं था, पार्टी की रणनीति का एक हिस्सा था। वो चेंजेस बराबर चलते रहे, जैसे आपने देखा बदायूं से लेकर के आपने कई सीटों पे जो देखा है, वो पार्टी का अपना एक था, जो प्लान था वो किया। जो बड़ी बात हो रही थी भ्रष्टाचार, अच्छा, वो रणनीति का हिस्सा था। ठीक है, अब अपनी बात। अभी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, एक मिनट सुन लीजिए। चाचा जो जेल में को भवन में चले गए तो वो भी रणनीति नहीं, आप जो अभी चाचा जो को भवन में चले अरे आप नहीं जान पाओगे। सुनिए, वो भी रणनीति का हिस्सा था। को भवन बेचारे अडवाणी जी हैं, सुनिए। अरे भाई, को भवन में तो आजम खां बैठे थे, हम थोड़ी बैठे थे। आप देखिए संजय जी, जो भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, आज बीजेपी के लोग के ऊपर मिमिक्री बन रही है। अब प्रधानमंत्री जी की तो पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है भ्रष्टाचार को लेकर। मैं बता दूं, सोचिए, ये तो अभी आप सोचिए, केजरीवाल जी को जेल में डाला केवल इस बात को लेकर, किसी एक आदमी ने कह दिया कि 100 करोड़ रुपए हमने इनको दिया है, कोई प्रूफ नहीं मिला संजय जी, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। और बीजेपी के पास तो बकायदा प्रूफ है, जिसके खिलाफ इन्होंने ईडी की, सीबीआई की जांच करी, वो लाके इनको इलेक्टोरल बॉन्ड दे आया 50 करोड़ का, 55 करोड़ का, 100 करोड़ का, 150 करोड़ का। ये चंदा दो धंधा लो, ये बहुत बड़ा वसूली गैंग है। मैं बता दूं, इस बार जनता ने मन बना लिया है इस वसूली गैंग को। विवेक जी, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा, ध्यान रखिए। अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, आने वाले समय आपको समझ में आएगा कि जो चंचल जी कह रहे थे चैनल में बैठ करके, लोग कह रहे थे ये जो 2 लोग मिल करके जो देश को लूट रहे हैं, इसमें आप जो है कम से कम आने वाली पीढ़ियों से नजरें मिला पाओ, आने वाली पीढ़ियों से कम से कम उनके सवालों का जवाब दे पाओ। तो बताओ, जब देश बिक रहा था, लूट रहा था, लोग इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे खरीद फरोख्त कर रहे थे, लोगों को धंधा दे रहे थे, तो कहां थे? तो कम से कम आप नजरें मिला पाओगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सिंपल से कि आज भ्रष्टाचार के ऊपर, भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी जो है जननी बन चुकी है, जननी बन चुकी है। और आपको बता दें, चंदा दो धंधा लो का खेल पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। और अब प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहिए। संजय जी, मैं तो कहना चाहता हूं कि विवेक जी से कि इनसे अनुरोध करता हूं कि मोदी जी संजय जी को एक बार इंटरव्यू देने का मौका दें। मैं कम से कम जरूर संजय जी पूछ लेंगे, ये बताओ 20 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, ये बताओ 100 दिन के अंदर काला धन का क्या हुआ, ये बताओ 2022 तक गंगा साफ हुई क्यों नहीं, 2022 तक जो है किसानों का दुगनी हुई, आदर्श गांव का क्या हुआ, स्मार्ट शहर का क्या हुआ, ये सारे के सारे मुद्दे आप जरूर पूछेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। और विवेक जी, आप जरूर कहिए प्रधानमंत्री, जवाब दे दीजिए, चूंकि भाई बड़े नेताओं पर आरोप है। देखिए संजय जी, बार बार नौकरी रोजगार में कंफ्यूज है। स्वयं सदन में प्रधानमंत्री बता चुके हैं कि विपक्ष को नौकरी रोजगार का अंतर समझना चाहिए। हमने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी। मुद्रा योजना के तहत हम 21 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दे चुके हैं और इन्हें आज तक नौकरी रोजगार का अंतर नहीं मालूम है। पहली बात, जब आप 2 करोड़ नौकरी की बात करते हैं चंचल जी, तो आप अपने आप को हंसी का पात्र बनाते हैं। 2 करोड़ नौकरी भारत सरकार के पास रही है पूरे, आप अपने आप को हंसी का पात्र बनाता है विपक्ष। हम रोजगार की बात करते हैं, 60 महीने, हम रोजगार की 60 साल बनाम 60 महीने, विपक्ष नौकरी की बात अकेले 3.25 लाख नौकरियां रेलवे में खा गए बीजेपी बताते हैं। संजय जी, ऑन रिकॉर्ड डेटा है, ऑन रिकॉर्ड डेटा आप चलवाइए चैनल पे, 3.25 लाख नौकरियां रेलवे खत्म कर दिया आपने। केवल ये तय कर लीजिए कि जो आपके एक सहयोगी आरजेडी के 1 करोड़ नौकरी बांट रहे हैं और आप कांग्रेस 30 लाख नौकरी बांट रही है, पहले तय कर लो भैया कि भारत सरकार के पास पद 30 लाख तो पद खाली हैं। पहले इंडी गठबंधन आप देख लीजिए, 30 लाख पद खाली है ईमानदारी से। भैया सुन लो, पहले इंडी गठबंधन की बैठक कर लो, फिर तय कर लो। इंडिया गठबंधन की बैठक हो चुकी है, इंडिया आपको हराने जा रहा है। सुन लो भैया, ठीक है, और फिर सब लोग चले जाओ कहीं रोजगार और नौकरी का अंतर समझ के। ठीक है, अब आखिरी कमेंट जरा रजा साहब से ले लें, वरिष्ठ पत्रकार की हैसियत से। रजा साहब जी, अब एक संक्षेप में अपना आकलन दे दीजिए प्रथम चरण के चुनाव को लेकर के, क्या कुछ सियासी माहौल रहने वाला है, क्योंकि ताकत तो सबने लगाई है जी। क्योंकि ये जो मेरा आकलन था, दलित, मुस्लिम और पिछड़ा है ना इस क्षेत्र में, और कुछ ठाकुर बाहुल्य इलाके हैं, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर काम आएंगे। तो इसमें क्या लगता है, क्या हवा लग रही है आपको? देखिए, ऐसा है कि 2024 लोकसभा चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे जा रहा है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना बहुत मजबूती से प्रचार प्रसार अपना किया है, लेकिन विपक्ष उस तरीके से अपना प्रचार प्रसार नहीं कर पाया जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव का प्रचार प्रसार 2019 में 2014 में किया था। अब वो उनकी क्या रणनीति है, उनको लग रहा होगा कि अंडर करंट कुछ है, या उनको लग रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं वो आम जनता पसंद नहीं कर रही है,
आम जनता जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर उनको वोट दे देगी, उनको ये समझ में आ रहा है। या किस आधार पर उन्होंने अपना बहुत अच्छे तरीके से जो है होमवर्क नहीं किया और बहुत मजबूती से जो है वो चुनाव में लोकसभा में उतरे हैं, लेकिन वो रणनीति उस तरीके की 2019-2014 में जिस तरीके से माहौल बनता था पूरे देश में। संजय जी, आप भी इस बात के लिए सच्चाई बताइए, सच्चाई बोल रहे हैं। उनका काम नहीं कर रहा है, हम लोग गाँव एक एक आदमी दावा का काम कर रहे हैं। चंचल आप बताइए ना रिजवी साहब, क्या अंडर करंट नहीं है पीडीए का? चंचल जी, आपका दावा उन्होंने सुना, उनका कंक्लूजन नहीं, एक तरफा बात कर रहे हैं ना रिजवी साहब। नहीं, ठीक है, केवल बीजेपी का मैनेजमेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, जनता केवल बीजेपी का मैनेजमेंट आपको दिखाई दे रहा है, विपक्ष का मैनेजमेंट आपको नहीं दिखाई दे रहा है। आज जो 7 सीट आरएलडी को मिली थी, इनको 2 सीट आपको मानना पड़ा, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बारे में आपको कोई टिप्पणी नहीं है। 7 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है, ये आपको नहीं पता है। चंचल जी और मयंक जी, चंचल जी जो आप बताएंगे वो थोड़ी मैं बोलूंगा। नहीं, रिजवी साहब, आपको कोई किसी प्रकोष्ठ, अभी आप शांत हो जाइए। चंचल जी शांत हो जाइए। मैंने पहले बोल दिया संजय जी कि आपकी लड़ाई बोल रहे हैं। अरे नहीं, ठीक है, आप जो आज दब के बोल रहे हैं, आप नहीं बोलेंगे भविष्य में, खुद बोलेंगे। आप सुनिए चंचल, आप सियासी दलों पर आप उंगली उठाएं, लेकिन जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं उस पर सवाल नहीं उठेगा। नहीं, मेरे चर्चा का नियम है, सुन लीजिए। मैं जो बता रहा हूँ, क्या हुआ? चंचल आप मेरी बात सुनेंगे? मेरे चर्चा का ये नहीं होता है तरीका ना कि नहीं, सुनिए, मैं बता रहा हूँ चंचल जी, आप सुनिए, धैर्य से सुनिए। मेरा ये साफ तौर पर कहना है, वो उस बात का जिक्र कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 साल से लगातार अपनी रणनीति पे चल रही है। हमारा ये फर्ज है कि मैं आपसे ये सवाल करूं कि आप जो लगातार टिकट बदले उसका क्या असर होगा। आपने बोला कि रणनीति का हिस्सा, सुनिए मैं जो कह रहा हूं, 4 टिकट को गुजरात से लोग भाग गए। चंचल जी सुनिए ना, मैं जो कह रहा हूं, मैं बीजेपी के भागने से अगर आपका भला हो जाए तो फिर हम चुप हो जाएं, है ना? मैं कह रहा हूं कि मेरा ये मकसद होता है सारे सियासी दलों के लिए कि भाई हम आपको एक रास्ता दिखाएं कि कहां आप गलतियां कर रहे हैं, कहां आप कमजोर पड़ रहे हैं, कहां आप मजबूत हो। ये पत्रकार का एक कहा जा सकता है दायित्व है। ठीक है, इस पर डिबेट नहीं चाहता हूं। बहरहाल समय इतना ही है, वक्त हमें इतना ही इजाजत देता है। सारे मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है 19 अप्रैल को प्रथम चरण में 102 लोकसभा सीटों पर, जिसमें उत्तर प्रदेश की 8 सीटें और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु की सारे सीटें समेत करीब 21 जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर मतदान होना है। मुद्दे अपने अपने हैं, दावे अपने अपने हैं सियासी दलों के, लेकिन जनता क्या मैंडेट देती है ये तो बाद में पता चलेगा 4 जून को जब मतगणना होगी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि सारे सियासी दलों के दावों में काफ़ी दम है, सब अपने अपने दम पर चुनाव मैदान में हैं। आगे भी इस तरह के मुद्दों को लेकर हम आपसे चर्चा करते रहेंगे और 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से आप प्राइम टीवी पर मतदान का हर अपडेट देखना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई, कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।